ये कह सकते हैं। तो हमें भोग लेना चाहिए। अगर ज्योतिषी के रूप में अगर आप जानना चाहेंगे, तो मैं मानती हूँ भोग लेना चाहिए। क्योंकि अगर आपको जो पार्टनर इस जीवन में मिला है और आपका उससे वैचारिक मतभेद है, जितनी सहन शक्ति हो आपके अंदर, उतना सहन करने की कोशिश करनी चाहिए। अगर आपने अभी नहीं भोगा तो फिर किसी जन्म में फिर मिलेंगे वही, और फिर भोगना पड़ेगा। तो इसलिए इसी जीवन में भोग लीजिए, वो ज़्यादा बेटर है। क्योंकि आधा तो आपने इसी सोच में काट लिया होगा कि सुधर जाएँगे। और आधा इस उम्मीद में काट लीजिए बच्चे देख लेंगे बाद में, और फिर निकल जाएगा टाइम। तो मैं एक ज्योतिषी के रूप में अगर सलाह देंगे तो ये कहेंगे कोशिश कीजिए कि आप अपना अ, वैवाहिक जीवन बनाए रखें, और बाकी प्रभु इच्छा होगी तो आजकल तो बहुत सारे रीज़न, इतने सारे रीज़न लोगों ने निकाल लिए हैं कि ज़रा-सा कुछ कह नहीं सकते किसी को भी। ईगो है, क्योंकि आज सबके व्यक्ति ईगो है। पहले महिलाओं में ईगो नहीं था क्योंकि वो सेल्फ डिपेंड नहीं थी। आज सेल्फ डिपेंड है तो उनमें ईगो है, और पुरुष उनसे पीछे रह जाते हैं इसलिए उनका ईगो हर्ट हो जाता है। दोनों चीज़ें आ जाती हैं। मैं आपको होमवर्क देने आई हूँ। सर भी आ गए हैं, तो मैं आपको थोड़ा-सा होमवर्क दूँगी, जो आप करेंगे, और सब लोग मुझे मेरे पर्सनल नंबर पे भेजेंगे। हमने पंचांग कल मैम ने बताया था, देवयानी मैम ने, पंचांग के बारे में। तो आपने पंचांग के बारे में जान तो लिया है, लेकिन हम तिथि, नक्षत्र, वार और योग और करण। तो सबसे पहले हम पेन ले लीजिए सभी लोग। 12 राशियों को लिखेंगे, राशि के नाम। मेष, वृष, वृषभ राशि। आवाज आ रही है आपको मेरी? नंबर 1 मेष, नंबर 2 वृषभ, नंबर 3 मिथुन, नंबर 4 कर्क, नंबर 5 सिंह, नंबर 5 सिंह। अगर कोई रह रहा है तो बोल सकते हैं। नंबर 6 कन्या, नंबर 6 कन्या, नंबर 7 तुला, नंबर 8 वृश्चिक, नंबर 8 वृश्चिक राशि, नंबर 9 धनु, नंबर 10 मकर, नंबर 11 कुंभ, और नंबर 12 मीन राशि। ये हमारी 12 राशियां हैं। जिन्हें नहीं आती हैं वो याद कर लें, और जिन्हें आती हैं वो मुझे लिखकर मेरे व्हाट्सएप पे भेजें। बाकी आपको नक्षत्र के नाम भी लिखना है तो लिखिए। नक्षत्र अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, आद्रा, पुनर्वसु, पुष्य, अश्लेषा, मघा, पूर्व फाल्गुनी, उत्तर फाल्गुनी, हस्त, चित्रा, स्वाति, विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा, मूल, पूर्वषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा,
अभिजीत, श्रवण, धनिष्ठा, अभिजीत के बाद कौन सा है मैम? श्रवण, धनिष्ठा, शतदिशा, पूर्व भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद और हमारा अंतिम रेवती। वैसे 27 नक्षत्र लिए जाते हैं, लेकिन एक अभिजीत मुहूर्त भी लिया जाता है, तो हमारे 28 नक्षत्र इसमें लिख पाए हैं मैंने। ये सब आप लिखिएगा, याद करिएगा और मुझे दीजिएगा। इसके बाद आप लिखेंगे योग। उत्तरा भाद्रपद के बाद क्या है मैम? रेवती, इसके बाद हम लिखेंगे योग। विषकुंभ, प्रीति, आयुष्मान, सौभाग्य, शोभन, तिगंड, सुकर्मा, मैम सौभाग्य के बाद शोभान और उसके बाद तिगंड, अतिगंड, सुकर्मा, धृति, शूल, शूल, गंड, वृद्धि, क्या मैम? ध्रुव, शूल, गंड, वृद्धि, ध्रुव, व्याघात, हर्षण, वज्र, सिद्धि, व्यतिपात, व्यतिपात। हाँ जी, बोलिए दीक्षांती। जय गणपति की मैडम जी। जी बोलिए। मैंने ना अभी कल की फिल्म देखी थी, तो उसमें बोला था कि कल की भगवान खड़क अश्विनी नक्षत्र में पैदा होंगे। तो ऐसा तो कोई आपने नक्षत्र तो बताया नहीं। अश्विनी नक्षत्र सबसे पहले बोला था भैया। नहीं, खड़क अश्विनी नक्षत्र। देखेंगे खड़क आएगा तब, अभी तो अश्विनी नक्षत्र लिख लीजिए आप पहले। इतना स्टार्टिंग में कल की अवतार अभी तो होने नहीं वाला, अभी तो 4 लाख यानी कितने वर्ष बचे हुए हैं। जब तक तो हम कितनी बार जन्मेंगे, कितनी बार फिर चले जाएंगे। भी आप जो बता रहे हैं वो लिख लीजिए। व्यतिपात तक लिख लिया। परियान, परिध, शिव, सिद्धि, साध्य, शुभ, शुक्ल, ग्रहम, इंद्र, वेघ्रति। लिखिए। इसके बाद हम करण लिखेंगे।
पब, पालव, मैम रिपीट पब, कर दीजिए। हाँ हाँ मैं बोल रही हूँ। पब, पालव, मैम कितने योग होते हैं टोटल? योग तो 27। अच्छा। आपके कितने हो गए? ज्यादा हो गई क्या एक आध योग? चलिए करंट पर हैं हम लोग। पहला बव, दूसरा बालव, तीसरा कौलव, कोई दो एक ही मात्रा है उससे, लव। तीसरा है ते तिल, ता पे भी दो मात्रा है, तिल, ते तिल। उसके बाद है गर, बड़ेज, के बाद है विष्टि। इसके बाद आएंगे हमारे स्थिर करण, जो 4 हैं, उनके नाम हैं शकुनी, चतुष्पद, शकुनी, चतुष्पद, नाग, किंस्तुग्न। क्या मैम? नाग, किंस्तुग्न। ये सब आप मैम लोग याद कर लीजिएगा। हाँ जी। मैम T2 के लिए भी कुछ आपको डिस्कस मिनट, करना है क्या? हमारी क्लास एक हो मिनट। गई? T2 वाले अभी सर आ सभी रहे हैं क्लास में आपके। रहे। T2 वाले सभी क्लास में सर रहे। आ रहे हैं, बस मेरा हो गया 2 मिनट अभी का, बस इनको हाँ, हम। अभी मैडम कंप्लीट कर रही हैं, आप लोग क्लास में रहिए, अभी एग्जिट मत कीजिए। ठीक है, आप लोग ये आपका होमवर्क है जो आप लोग सब करके मुझे व्हाट्सएप पे भेजेंगे। जिसके पास मेरा नंबर नहीं है वो ग्रुप से ले ले, आरती शर्मा के नाम से। और याद भी करना है और लिखकर मुझे देना है। ये आपको नोट करके रखना है क्योंकि ये हमारे पंचांग का विशेष पार्ट है। जब तक आप इनको याद नहीं करेंगे, पंचांग नहीं देख पाएंगे, और पंचांग नहीं देख पाएंगे तो मुहूर्त गणना ज्योतिष में नहीं हो पाएगी। ठीक है, ओके। जय गणपति की अब अगली क्लास कर लेंगे। सर आइए। जय गणपति की। जय गणपति। जय गणपति। जय गणपति। देखिए, जब बात आ रही थी अभी, मैंने कल बताया था गणित की और कैलकुलेशन की, इन सब चीजों की जब बात चल रही थी, तो गणित के लिए और कैलकुलेशन के लिए सबसे प्रमुख ग्रह कौन सा है? कोई बता सकता है? T2 के लोग भी इसमें मौजूद हैं, बताइए। बुध। एक अच्छे ज्योतिषी, हाँ बुध। बुध जब होना तक चाहिए आपका, बुध। हाँ, जब तक आपका बुध अच्छा नहीं होगा, तब आप ना तो गणित सीख पाएंगे, कैलकुलेशन कर पाएंगे, और एक अच्छे ज्योतिषी भी नहीं बन पाएंगे। क्योंकि बुध हमको वाणी भी देता है, और वाणी तो मानी हुई बात है, एस्ट्रोलॉजी के लिए पहला हथियार है। तो वाणी और बुद्धि और गणित, इन सबका समावेश अगर देखा जाए तो एक ग्रह इसका है, वो है बुध। जब तक मरकरी आपका अच्छा नहीं है, मरकरी की पोजीशन अच्छी नहीं है, तो इन चीजों को आप यहाँ आए हैं तो इसका मतलब पक्के समझ लीजिए कि आपकी कुंडली में मरकरी की पोजीशन अच्छी है, नहीं तो आ ही नहीं सकते थे। सर अगर क्या कह रहे हैं? बुध अच्छा ना हो तो हाँ, सर क्या करेंगे? उसके लिए रेमेडी होगी सर? नहीं वो रेमेडी सब अच्छी है, लेकिन बुध अच्छा है तभी तो आप यहाँ आए हैं, नहीं तो अच्छे आ ही नहीं सकते थे, है ना? तो बुध सर जो मुझे है, लगता नहीं।
नहीं नहीं नहीं, बुद्ध बहुत चीजों को देने, देखिए हर ग्रह की अपनी क्वालिटी होती है, हर ग्रह अपनी अपनी चीजें देता है, और हमको हर ग्रह को अच्छा और बुरा दोनों समझना चाहिए। शनि को लोग खराब समझते हैं, शनि बहुत अच्छा है, क्योंकि देखिए न्याय देने वाला ग्रह है। अगर आपके कर्मों का फल नहीं मिलेगा तो आपका मतलब क्या है जीवन में? तो शनि को दे रखा है काम, बुद्ध को अपना काम दे रखा है, तो भगवान ने, ईश्वर ने, परमात्मा ने सबको अपने अपने काम दे रखे हैं। तो आपको चूंकि जीवन में ग्रहों के बारे में सबसे ज्यादा पढ़ना है, ग्रह क्या होते हैं, ग्रहों की क्वालिटी क्या है, उसी के मद्देनजर रखते हुए एक प्रैक्टिकल के तौर पर आगे चल के हम आप सब लोगों को एक प्रैक्टिकल के तौर पर काम देते हैं, जिसमें कि पीपीटी बनाने को देते हैं किसी ग्रह के बारे में, और उसी क्रम में हमारे P2 के जो छात्र हैं श्री विष्णु अग्रवाल जी, उन्होंने बुद्ध के ऊपर अपनी, जो हमने उनको कार्य दिया था, तो बुद्ध के ऊपर उन्होंने अपनी पीपीटी तैयार की है, और आप उसको देखिए, समझिए, उसमें आप उन्होंने कितनी चीजों को समावेश करके बुद्ध के ऊपर पीपीटी बनाई है। वो आपके भी काम की चीज है, सभी के काम की चीज है। तो मैं मेघना जी कृपया वीडियो ऑफ कर लें, मैं इसको शेयर करने वाला हूँ, आप जरा वीडियो ऑफ कर लें। तो विष्णु जी आप अपने को और अपना वीडियो वगैरह ऑन कीजिए, मैं शेयर कर रहा हूँ। जी गुरु जी। हाँ मैं शेयर कर रहा हूँ, फिर आप अपना स्टार्ट कीजिए। जी गुरु जी। आ रही है स्क्रीन, दिख रही है सबको? नहीं गुरुजी नहीं दिख रहे। नहीं गुरुजी। नहीं देखिए अभी, एक मिनट रुकिए। आ गई सर, आ गई क्या? जी आ गुरु गई जी। सर, आ गई। जी गुरुजी। जी सर आ रही। स्टार्ट कीजिए विष्णु जी। जी जय गणपति सभी को। P1 के प्रोजेक्ट के तहत जो मुझे प्लैनेट मैंने चूज किया था वो था मरकरी या फिर बुध। इस विषय पर, इस प्लैनेट पर मैंने एक प्रेजेंटेशन तैयार की है जो अब मैं आप लोगों के समक्ष रखूंगा। बुध जो है वो प्लैनेट ऑफ इंटेलिजेंस, वेल्थ और कम्युनिकेशन है। हमारी बुद्धि, हमारी जो धन संपत्ति और हमारी वाणी यानी कि कम्युनिकेशन, इन सब का जो बेस है, जो प्लैनेट है, वो है बुध। हमने बुध को हम कई तरह से अध्ययन कर सकते हैं, जिसमें क्योंकि बुध हमारे सौर मंडल का एक ग्रह है, तो एस्ट्रोनॉमिकली बुध जो है वो सूर्य से सबसे निकट का ग्रह है। लगभग उसकी जो रेडियस है वो सबसे छोटा ग्रह भी है, और बुध जो है वो सूर्य का एक चक्कर लगाने में लगभग 88 दिन लेता है, और अपनी धुरी पर एक चक्कर लगाने में लगभग 58.65 दिन का समय लगाता है। और मरकरी के बारे में एक विशेष बात यह है कि इसकी जो ऑर्बिट है, जनरली जो सभी ग्रह हैं उनकी ऑर्बिट जो है वो अंडाकार या एलिप्टिकल होती है, लेकिन जो मरकरी प्लैनेट है इसकी जो कक्षा है वो सबसे ज्यादा एक्सेंट्रिक है, यानी कि इसका जो शेप है वो बहुत ज्यादा अंडाकार है। एक और खास बात मरकरी के बारे में यह है कि इसका एक्सियल टिल्ट 0 है, जैसे कि हमारी पृथ्वी का एक्सियल टिल्ट 23.5 डिग्रीज है, मरकरी का ऑलमोस्ट 0 है। तो हम ये देख सकते हैं कि अगर मरकरी अपनी धुरी पर घूम रहा है तो वहां पे मौसम, एक जिस जगह पे मौसम जैसा है वो वैसा ही लगभग बना रहेगा। जैसे धरती पर ठंडी, गर्मी, बरसात, बहुत सारे जो मौसम आते हैं उनका मुख्य कारण होता है कि वो धरती अपनी एक्सिस से झुकी हुई है, लेकिन क्योंकि मरकरी झुका हुआ नहीं है इसलिए वेदर लगभग एक जैसा रहता है। नेक्स्ट गुरुजी। कर दिया। माइथोलॉजी में अगर हम देखें तो जो बुध है वो मून और जुपिटर की पत्नी का बेटा या संतान उनका कहा जाता है। अब क्योंकि मून और जुपिटर की वाइफ से वो पुत्र उत्पन्न हुआ है, इसलिए ये एस्ट्रो माइथोलॉजी में ये माना जाता है कि जो मून है
और जो जुपिटर मरकरी है, उन दोनों के बीच में शत्रुता है। लेकिन नॉर्मली ये देखा गया है कि जो चंद्रमा है वो बुध के प्रति कोई शत्रुता नहीं दिखाता है, और माइथोलॉजी में ये भी माना जाता है कि जो मरकरी है वो भगवान विष्णु, माधव या इवन भगवान गणेश भी को रिप्रेजेंट करता है। इसीलिए हम देखते हैं कि अक्सर बुध को मजबूत करने के लिए या कुंडली में अगर वो खराब हो तो महाविष्णु या फिर भगवान गणेश की पूजा करने के लिए कहा जाता है। बर्थ चार्ट में जैसा कि हमने देखा कि जो मरकरी है वो किन किन चीजों का कारक है, वो सबसे ज्यादा बड़ा कारक है हमारी बुद्धि का, यानी कि इंटेलिजेंस का, हमारे कम्युनिकेशन का। इसीलिए देखा गया है कि यूजुअली जिन लोगों को में मरकरी की प्रभाव ज्यादा होता है या जिनका लग्न मरकरी का होता है, वो मैथ्स, कॉमर्स, बिजनेस, इन सब चीजों में जाते हैं। उनकी कम्युनिकेशन की एबिलिटी भी अच्छी होती है। एक और इम्पोर्टेंट चीज है कि जो बुध होता है वो पॉजिटिव थॉट्स हमारे दिमाग में डालता है। तो अगर हम नेगेटिव थॉट्स से अगर हम बार बार हमारे दिमाग में आते हो तो हम बुध के उपाय कर सकते हैं जिससे पॉजिटिव थॉट्स आने शुरू हो जाते हैं। एक और बहुत इंपॉर्टेंट जो रोल मरकरी का होता है वो प्रोजनी का होता है, यानी कि हमारी संतान, संतति, इन सब में भी मरकरी का बहुत बड़ा योगदान होता है। इसलिए जब भी हम बर्थ चार्ट को स्टडी करते हैं, हम जो व्यक्ति होता है उसकी बुध की पोजीशन, उसकी युति, उसके कौन से घर में बैठा है, इन सब चीजों को देखकर ये जानने की कोशिश करते हैं कि उस व्यक्ति की कम्युनिकेशन की क्षमता कैसी होगी, वो कितना इंटेलिजेंट होगा, वो कितना अच्छा बिजनेसमैन बन सकता है, या फिर वो कितने अच्छे थॉट्स उसके दिमाग में आ सकते हैं। नेक्स्ट गुरुजी। कर दिया। एक और इम्पोर्टेंट चीज है, जैसे हम समझते हैं कि जो मरकरी होता है वो बुद्धि का कारक होता है, कम्युनिकेशन का कारक होता है, तो ये हमारे थॉट पैटर्न को इन्फ्लुएंस करता है। हम किस तरीके से सोचते हैं, हम कितनी जल्दी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, हम कितना बेहतर बोल सकते हैं, हमारे अंदर क्या जिज्ञासाएं हैं, क्या क्यूरियोसिटी है, इन सब चीजों को मून बहुत काफी हद तक प्रभावित करता है। हम किस तरीके से अपने आप को व्यक्त करते हैं, हम कितना अच्छा लोगों के बीच में अपनी बातों को रख सकते हैं, कितनी समझदारी से रख सकते हैं, क्या हमारा इमोशनल इंटेलिजेंस, एक तरीके से आप कह सकते हैं इसको कि ना केवल एकेडमिक इंटेलिजेंस होती है बल्कि इमोशनल इंटेलिजेंस भी उस आदमी में होती है कि वो कौन सी परिस्थिति में किन लोगों के बीच में किस तरीके से बात कर सकता है, कैसे अपने आप को एक्सप्रेस कर सकता है, और इन सब बातों से ही उसका रिलेशनशिप बिल्ड होता है। तो एक तरीके से मरकरी क्योंकि हमारी वाणी का कारक है, हमारे कम्युनिकेशन का कारक है, इसलिए वो हमारे रिलेशनशिप को काफ़ी हद तक अफ़ेक्ट करता है। अगर हम और इसमें देखें तो जो छोटे लेवल के ट्रैवल्स हैं, ट्रांसपोर्ट्स हैं, व्हीकल्स हैं, अगर हम इन सब चीज़ों को भी देखें तो उनमें बुध की भूमिका काफ़ी महत्वपूर्ण होती है। नेक्स्ट गुरुजी। आ गया। जी। ये एक विशेष जानकारी मरकरी के बारे में है। जैसे कुछ ग्रह ऐसे होते हैं जो जिनको हम पर्सनल प्लैनेट की तरह कह सकते हैं। इसका मतलब ये होता है कि जो ये प्लैनेट हैं डे टू डे लाइफ में हमको इन्फ्लुएंस करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम कम्युनिकेशन की बात करें या इंटेलिजेंस की बात करें, हम हर समय अपने इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करते हैं, चाहे हम कुछ भी कर रहे हों। हर वक़्त हम कम्युनिकेशन करते हैं, चाहे डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट हो। तो ये वीनस, मार्स और मरकरी ये हमारे पर्सनल प्लैनेट की तरह बिहेव करते हैं। ये हमारी डे टू डे लाइफ को, डे टू डे थॉट प्रोसेस को, डे टू डे जो भी हम कर रहे हैं उनको अफ़ेक्ट करते हैं। जबकि अगर हम बड़े प्लैनेट देखें जैसे कि सैटर्न हो गया, प्लूटो हो गया, यूरेनस हो गया और जुपिटर हो गया, ये इनके सोसाइटल इम्प्लीकेशंस ज़्यादा होते हैं। ऑब्वियसली व्यक्ति के जो दिनचर्या है या जो उसका जीवन है उसमें भी इनका प्रभाव बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन प्रतिदिन अफ़ेक्ट करने की अगर बात की जाए तो मरकरी एक ऐसा प्लैनेट है जो हमको प्रतिदिन हर वक़्त हर चीज़ में हमारे को प्रभावित करता है। नेक्स्ट गुरुजी। कर दिया। जी। अगर हम ये देखें कि मरकरी हमारे बर्थ चार्ट में कौन-कौन से भावों का कारक ग्रह है, तो ये दूसरे भाव का, चौथे भाव का, छठे भाव का और 10वें भाव का कारक ग्रह है। इसका मतलब ये है कि हमारा जो परिवार है, जो दूसरे घर से देखा जाता है, हमारे जो धन संपत्ति है, जो दूसरे घर से देखी जाती है, उनका ये रिज़ल्ट डिलीवर करता है। चौथा घर जिसमें घर, गाड़ियाँ होती है, उसका डिलीवर करता है।
छठवां घर जो कि ऋण, रोग और रिपू का होता है, सर्विस का होता है, उससे भी देखा जाता है। और 10वां घर जो हमारा ऑक्यूपेशन होता है, उसका भी ये कारागृह होता है, उसके भी ये रिजल्ट डिलीवर करता है। अगर हम राशियों के लॉर्ड के रूप में देखें तो ये मिथुन और कन्या राशि का लॉर्ड होता है, और ये अपनी ही राशि कन्या में वर्गों में 15 डिग्री पे उच्च का होता है, और 15 से 30 डिग्री कन्या राशि में मूल त्रिकोण का होता है, और मीन राशि में यानी कि पाइसेस में ये नीच राशि का होता है। तो तीसरे और छठे राशियां जिन जिन घरों में बैठेंगी उन घरों के रिजल्ट भी मून डिलीवर करेगा। मून का एक और इम्पोर्टेंट कैरेक्टर होता है कि ये डुअल नेचर का होता है, यानी कि जिस प्लैनेट के साथ ये कंजंक्शन किया है या जिस प्लैनेट के साथ ये युति में है, उस प्लैनेट अगर वो प्लैनेट मेलेफिक है, यानी कि अगर वो प्लैनेट ठीक नहीं है या खराब है या उसके नैसर्गिक अशुभ ग्रह है, तो मरकरी के जो प्रभाव होते हैं वो भी अशुभ होने लगते हैं। और अगर ये शुभ ग्रह के साथ में युति में है तो इसके प्रभाव शुभ होते हैं। यूजुअली जो दूसरे प्लैनेट्स होते हैं उनके साथ इस तरीके का नेचर उनका नहीं होता है, या तो वो नैसर्गिक रूप से शुभ होते हैं या नैसर्गिक रूप से अशुभ होते हैं। लेकिन मरकरी का नेचर डुअल होता है, ये शुभ भी हो सकता है, अशुभ भी हो सकता है, दोनों तरीके के रिजल्ट डिलीवर कर सकता है। अगर हम जनरल एट्रीब्यूट देखें मरकरी के, तो मरकरी का जनरली कलर जो है वो ग्रीन लिया जाता है। अगर हम न्यूमरोलॉजी से मरकरी का कनेक्शन देखें तो इसका नंबर 5 होता है, और न्यूमरोलॉजी में 5 नंबर सभी का मित्र माना गया है। सभी नंबरों का जो 1 से लेके 9 तक अंक होते हैं, उन सभी का ये मित्र होता है, किसी का ये शत्रु नहीं होता, या तो वो सम होगा या फिर मित्र होगा। ये बुध की एक बहुत बड़ी कैरेक्टरिस्टिक है या उसकी क्वालिटी है जो न्यूमरोलॉजी में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है। इसका दिन बुधवार माना गया है, इसके देवता गणेश और विष्णु को माना गया है, इसका तत्व अर्थ माना गया है, यानी कि ये अर्थ एलिमेंट यानी कि धरती से जुड़ा हुआ माना गया है। इसकी प्रकृति वायु है, एयरी है, इसकी डायरेक्शन नॉर्थ है। यहाँ पर मरकरी का कनेक्शन जो है वो वास्तु से लिया गया है। हम देखेंगे कि नॉर्थ की डायरेक्शन में जब भी वास्तु से संबंधित कोई उपाय करने होते हैं या वास्तु से देखा जाता है, तो बुध की दिशा नॉर्थ मानी जाती है, और बुध से संबंधित ऑब्जेक्ट नॉर्थ में रखने से बुध ग्रह के अच्छे प्रभाव मिलने की संभावना होती है। इसका जेमस्टोन एमराल्ड होता है, यानी कि पन्ना, जो कि बुध को मजबूत करने के लिए बहुत बार ज्योतिषी रिकमेंड करते हैं। हम ट्रीज और प्लांट से इसका कनेक्शन देखें तो ग्रीन लीफी जो प्लांट्स होते हैं वो बुध को रिप्रेजेंट करते हैं। जेंडर देखें तो इम्पोर्टेंट माना जाता है इसका। इससे संबंधित एक बहुत बड़ा ज्योतिषी उपाय भी दिया जाता है। जनरली अगर किसी का बुध अच्छा नहीं है तो ये कहा जाता है कि जो थर्ड जेंडर है उसको अगर हम कोई ग्रीन कलर की कोई चीजें दान में देते हैं तो उससे उसके बुध को अच्छा होने में सहायता मिलती है। तो ये जेंडर का भी उपयोग ज्योतिषी उपाय के लिए किया जा सकता है। इसका वर्ण वैश्य होता है, इसीलिए जिन जातकों पे बुध ग्रह का प्रभाव होता है, अच्छा प्रभाव होता है, वो एक अच्छे बिजनेसमैन होते हैं, वो एक अच्छे वक्ता होते हैं। ग्रहीय मंत्रालय देखें तो वो प्रिंस होता है जिसको हम राजकुमार कहते हैं। आप इसको डुअल नेचर से कनेक्ट करके देख सकते हैं। जो बच्चा होता है उसको आप किसी अच्छे व्यक्ति के साथ रखेंगे तो उसके थॉट्स अच्छे डेवलप होंगे, अगर किसी बुरे व्यक्ति के साथ होगा तो उसके थॉट्स बुरे डेवलप होंगे। तो ये जो प्रिंस है या फिर जो राजकुमार है उसको हम किसी भी रूप में ढाल सकते हैं, ये इसके डुअल नेचर से जुड़ा हुआ है। इसके ग्रही देवता महाविष्णु है जिनकी पूजा करने की हम सलाह देते हैं। बॉडी पार्ट्स में स्नायु, टंग, स्किन इन सबको रिप्रेजेंट करता है। अब ये एक राशि में 24 दिनों तक रह सकता है। जो इसको एक राशि को क्रॉस करने में टाइम लगता है वो 24 दिनों का होता है। अब हम इनके प्लैनेट के साथ में मित्रता और शत्रुता देखते हैं। हालांकि एक जातक की कुंडली में अगर हम प्लैनेट की शत्रुता या मित्रता देखें तो नैसर्गिक शत्रुता या मित्रता देखी जाती है, उसके बाद तात्कालिक शत्रुता मित्रता देखी जाती है, और फिर ओवरऑल विश्लेषण किया जाता है। ये जो मित्रता यहाँ पर है ये नैसर्गिक मित्रता है, जो कि सन और वीनस यानी कि सूर्य और शुक्र इसके मित्र हैं। चंद्रमा जैसे कि हमने पहले देखा कि इसका शत्रु माना जाता है, और शनि, मंगल और गुरु ये इनके लिए न्यूट्रल माने जाते हैं। लेकिन ओवरऑल हम फ्रेंडशिप जब भी कुंडली में विश्लेषण करेंगे हम तात्कालिक मित्रता को भी ध्यान में रखते हुए ही करेंगे। अब हम ये देखते हैं कि मरकरी का हमारी फिजिकल अपीयरेंस पे या जातक की फिजिकल अपीयरेंस पे क्या इफेक्ट होता है। अगर जातक के लग्न के ऊपर बुध का प्रभाव है या उसके लग्न में बुध है
या फिर वो कन्या या फिर मिथुन राशि में जन्मा हुआ जातक है, उस कंडीशन में मरकरी से जो अफेक्टेड पर्सन है उनकी एक अच्छी बिल्ड होती है। वो यूजुअली देखा गया है कि बहुत ज़्यादा मोटे नहीं होते हैं, हेल्दी नहीं होते हैं। हाइट जो है वो एवरेज होती है, लंबे हाथ होंगे, काले और कर्ली बाल होते हैं, एक्सप्रेसिव आईज होंगी। इस तरीके से वॉइस भी होगी उनकी थ्रिन और श्रिल होगी, यानी कि पतली आवाज होती है, बहुत ज्यादा बेस नहीं होता है उनकी आवाज में, जल्दी चलने वाले। और यूजुअली वो लोग अपनी एज से कम एज के दिखाई देते हैं, जिनके ऊपर भी बुध का प्रभाव होगा। नेक्स्ट गुरु जी। कर दिया। जी, प्रोफेशन के मामले में हम देखें तो प्रोफेशन हम देख सकते हैं कि बुध ग्रह जो है उसके जो जातक होते हैं उनका मैथ्स अच्छा होता है, कॉमर्स अच्छा होता है, उनका बिजनेस एक्यूमेन होता है, उनकी कम्युनिकेशन एबिलिटी होती है। इन सभी चीजों का प्रभाव वो व्यक्ति किस तरीके के प्रोफेशन में उसे जाना चाहिए या किस तरीके के प्रोफेशन में मुझे सक्सेस मिलेगी, इस बात पे बहुत डिपेंड करता है। वो एक अच्छा कम्युनिकेशन करता है इसलिए वो अच्छा काउंसलर हो सकता है, वो एक अच्छा सेल्समैन हो सकता है। किसी भी जगह जहाँ पर पब्लिक अपीयरेंस की या पब्लिक स्पीकिंग की ज़रूरत पड़ती है, उसका उपयोग हो सकता है। वो एक अच्छा ओरेटर होता है, बहुत अच्छा बोलता है, इसलिए मार्केटिंग वाले जॉब में वो काफ़ी सक्सेसफुल होता है। वो इंटेलिजेंस का कारक होता है, इसलिए वो व्यक्ति एजुकेशन के फील्ड में भी अपना प्रोफ़ेशन बना सकता है, वो एक अच्छा बिज़नेसमैन बन सकता है। हालाँकि अंततोगत्वा पोजीशन, एस्पेक्ट और कंजंक्शन, इन 3 चीज़ों को देखे बिना उस व्यक्ति के प्रोफ़ेशन को बताना या बोलना उचित नहीं है। लेकिन जब भी मरकरी का प्रभाव होगा, वो व्यक्ति एक अच्छा बिज़नेसमैन, स्पीकर, सेल्समैन बन सकता है। अब मरकरी को जब हम बॉडी पार्ट से कनेक्ट करते हैं, तो हम देखेंगे कि वो चेस्ट, नर्वस सिस्टम, स्किन, नोज़, नेवल, गैल ब्लैडर, लंग्स इत्यादि फेस हेयर का कारक होता है। अगर इन बुध कुंडली में अच्छे प्रभाव में है, अच्छे प्लैनेट की उस पर दृष्टि है, तो इन भागों से संबंधित व्यक्ति हमेशा हेल्दी होगा, वह शरीर के ये भाग हमेशा उसके स्वस्थ रहेंगे। अगर मेलेफिक प्लैनेट है या उसके कंजंक्शन प्लैनेट के साथ में सही नहीं है, तो इन शरीर के हिस्सों से संबंधित रोग उसे हो सकते हैं। इनके होने वाले रोगों में टाइफाइड, मैडनेस, सिजेरियन या फिर किसी तरीके का ऑपरेशन हो सकता है, क्योंकि दिमाग से जुड़ा हुआ है इसलिए पैरालिसिस भी हो सकता है। इस तरीके की बीमारियां व्यक्ति को हो सकती हैं अगर मरकरी की पोजीशन या उसका कंजंक्शन या उसकी दशा सही ना हो। गुरुजी, हाँ, कर दिया। अब हम क्योंकि इतनी देर से यही बात कर रहे हैं कि अगर मरकरी अच्छी पोजीशन में है तो अच्छे प्रभाव देगा, खराब पोजीशन में है तो खराब प्रभाव देगा। अगर हम देखें कि मरकरी स्ट्रॉन्ग मरकरी है, अगर किसी का अगर फेवरेबल पोजीशन पे बैठा है, अच्छे प्लैनेट्स के साथ में कंजंक्शन है, उच्च का बैठा हुआ है, तो वो जिस भाव में बैठा है और जिन भावों का स्वामी है, उनके अच्छे रिजल्ट जातक को डिलीवर करेगा। अच्छा बिजनेसमैन हो सकता है, अच्छा एक्सप्रेशन कर सकता है, अच्छा सभी जितनी भी चीज़ें जहाँ पे इंटेलिजेंस का इस्तेमाल हो सकता है, एनालिटिकल एबिलिटी का इस्तेमाल हो सकता है, पब्लिक स्पीकिंग का इस्तेमाल हो सकता है, इवन राइटिंग का इस्तेमाल हो सकता है, सभी चीज़ों में वो अच्छा करेगा, उसकी रिटेंटिव पावर और रिप्रोडक्टिव एबिलिटी भी अच्छी होगी। गुरुजी, कर दिया, कर दिया। गुरुजी आया नहीं नेक्स्ट पेज? नहीं आ रहा है ना, दिख रहा है जी बेनिफिशियल मरकरी। जी, अब अगर बेनिफिशियल है मरकरी, यानी कि मरकरी बहुत ज्यादा मजबूत पोजीशन से थोड़ा कम है, तो भी उस व्यक्ति के लिए बहुत अच्छा होगा। वो सभी चीजों को सीखने वाले ब्रेन में सभी चीजों में अच्छा होगा, उसकी स्पीकिंग भी अच्छी होगी। बस उससे जो स्ट्रॉन्ग मरकरी की पोजीशन है उससे थोड़े से कम एट्रीब्यूट उस व्यक्ति में देखने के लिए मिलेंगे। वहीं अगर मरकरी बुरी दृष्टि से ग्रसित हो या नीच की राशि में बैठा हो या उसका कंजंक्शन सही ना हो, तो फिर वो वही व्यक्ति जिसकी कम्युनिकेशन एबिलिटी बहुत अच्छी थी, वही व्यक्ति एक स्पीकिंग में तो अच्छा हो सकता है, लेकिन उसकी स्पीकिंग बहुत ज़्यादा पसंद नहीं की जाएगी। वो आदमी कुछ ऐसी बातें बोलेगा या ऐसा कुछ करेगा जिससे लोगों को बुरा लग सकता है उसकी बातों से। वो अच्छा बिज़नेसमैन होने की बजाय कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होगा जिससे उसका नुकसान हो सकता है, जैसे कि गैम्बलिंग कर सकता है, चीटिंग कर सकता है। तो हम देखते हैं कि मरकरी की जैसी पोजीशन कुंडली में बनेगी, उस तरीके से उस जातक के जीवन में प्रभाव आएंगे। नेक्स्ट गुरु जी। कर दिया। मरकरी जो है, अब हम इस पूरे प्रेजेंटेशन में देख रहे हैं कि मरकरी का अलग अलग कंजंक्शन में, पोजीशन में, एस्पेक्ट में अलग अलग इफेक्ट होता है।
अब हम देखते हैं कि मरकरी के 12 घरों में अलग अलग अगर मरकरी हो तो उसके क्या प्रभाव होंगे। मरकरी अगर प्रथम भाव में है तो वो उस व्यक्ति के सेल्फ, उसके फिजिक, उसके जो अपीयरेंस है उस पे वो काफी कुछ असर करेगा, उसके ब्रेन पे असर करेगा। वो एक अच्छा फिजिक वाला इंटेलिजेंट आदमी होगा जिसमें अच्छी मैथमेटिकल स्किल होगी, अच्छी स्पीकिंग स्किल होगी। अगर हम दूसरे घर में देखें तो दूसरा घर धन का है, तो वो व्यक्ति अपनी इंटेलिजेंस से अत्यधिक धन कमाएगा, इंटेलिजेंट होगा, अच्छा खाने का शौकीन होगा और अच्छा स्पीकर होगा। अगर वो थर्ड हाउस में है तो उसके रिजल्ट बहुत अच्छे नहीं होते। हालांकि फिर से ये पोजीशन, एस्पेक्ट और कंजंक्शन पे डिपेंड करता है कि वो क्या होगा, लेकिन वो व्यक्ति जब बात करेगा तो हो सकता है कि किसी को बुरा लग जाए, वो कनिंग सा महसूस होगा, फिकल माइंडेड होगा, बहुत ज्यादा उसका दिमाग स्टेबल नहीं होगा, दिमाग हिलता होगा, कभी ये कर लूं कभी वो कर लूं, इस तरीके की चीजें दिमाग में आती होंगी। अगर वो चौथे में होगा तो उसके पास काफी वेल्थ होगी, हैप्पीनेस होगी, उसके काफी सारे फ्रेंड्स होंगे, अच्छा विद्वान होगा वो। पांचवें घर में भी बुध अपने अच्छे प्रभाव देता है, वो आदमी खुश होगा, करेजियस होगा, उसके संतति अच्छी होगी, बच्चे अच्छे होंगे। और तंत्र मंत्र में भी, क्योंकि ये इससे कुछ हद तक हम अपनी एजुकेशन को भी कनेक्ट करते हैं, तो ये कुछ दूसरी अदर चीजें भी सीखेगा अदर देन नॉर्मल एजुकेशन। छठे घर में बहुत अच्छे प्रभाव बुध के नहीं होते हैं। व्यक्ति की बहुत बोलने में हार्श हो सकता है, रूड हो सकता है, हालांकि लेजी हो जाता है, लेकिन एक जो काबिलियत उसमें अच्छी आ जाती है कि वो इन सब चीजों के बावजूद अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर सकता है। अब सातवें घर में हम उसका प्रभाव देखें तो सातवां जो घर होता है वो हमारी पार्टनरशिप का होता है, हमारे स्पाउस का होता है। व्यक्ति बहुत, ये घर में मरकरी का होना बहुत अच्छा नहीं माना जाता है, क्योंकि कई बार स्पाउस वो व्यक्ति इंटेलिजेंट तो हो सकता है, लेकिन उसकी जो वाइफ होती है या उसका जो हस्बैंड होता है वो बहुत ज्यादा डिसेंट नेचर का नहीं पाया जाता है। अगेन यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि पोजीशन, एस्पेक्ट और कंजंक्शन देखे बिना इस चीज को डिक्लेयर करना सही नहीं होगा। आठवें घर में बुध का प्रभाव, आठवां घर आयु का भाव होता है, अच्छी रिसर्च का और डीप रिसर्च का भाव होता है। व्यक्ति इसमें जो रहता है इंटेलिजेंस से काफी कुछ फेमस हो जाता है, लॉन्ग लिव्ड होता है और इक्वल टू किंग होता है, यानी कि आठवें भाव में मरकरी का होना काफी अच्छा माना गया है। अब भाग्य भाव में मरकरी का होना वो उस व्यक्ति को स्कॉलर बनाता है अच्छे लेवल का, वो बहुत प्रभावशाली व्यक्तित्व होता है, उसका कंडक्ट, उसकी स्पीकिंग स्किल बहुत अच्छा होता है। 10वां घर यानी कि कर्म भाव में उसका होना उस व्यक्ति को बुद्ध से रिलेटेड प्रोफेशन की ओर लेके जाता है, करेजियस होता है, स्ट्रांग होता है, वो व्यक्ति इंटेलिजेंट होता है। 11 भाव यानी कि गेन्स के जो भाव में जब वो जाता है तो उसके गेन्स काफी अच्छे होते हैं, अपने इंटेलिजेंस से वो काफी कुछ गेन कर सकता है, लॉन्ग लिव्ड होता है, हैप्पी होता है, फेमस होता है। अगेन 12वें घर में हम देखें तो मरकरी अच्छा नहीं माना गया है। वो व्यक्ति जो है वो न केवल एजुकेशन में पुअर हो जाता है, बल्कि स्पीकिंग भी उसकी बहुत अच्छी, पब्लिक स्पीकिंग अच्छी हो सकती है, लेकिन वो प्रति क्रूएल होता है, अपने व्यवहार के कारण उसका ह्यूमिलिएशन भी होता है और वो काफी ज्यादा लेजी भी होता है। अब हम मरकरी का प्रभाव 12 राशियों में देखते हैं। जैसे कि हम देखते हैं कि मरकरी अलग अलग राशियों में अपने अलग अलग प्रभाव दिखाता है। तो इस श्रृंखला में हम देखेंगे कि अगर वो मेष राशि में है तो वो बहुत ही मतलब सीखने वाला व्यक्ति होगा, म्यूजिक और डांस में इंटरेस्टेड होगा। हालांकि वो कुछ ऐसी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो सकता है जो अनवांटेड है, कुछ उधार पे, काफी का उधार में वो डूब सकता है, फिकल माइंडेड हो सकता है, अनस्टेबल माइंड का हो सकता है। टॉरस राशि जो कि शुक्र की राशि मानी जाती है, उस राशि में उसके होने से काफी कुछ व्यक्ति को स्किलफुल हो जाता है, फेमस होता है, उसको फर्म डिस्पोजिशन का होता है। एक बार अगर वो कोई निर्णय ले लेता है तो फिर वो उस पर चलता है। इसको हम टॉरस की खुद की क्वालिटी से भी कनेक्ट करके देख सकते हैं। जेमिनाई जो कि उसकी खुद की राशि है, उसमें होने से उसका अपीयरेंस, स्पीकिंग, इंटेलिजेंस सब कुछ अच्छा होता है, एक अच्छी राशि मानी गई है मरकरी के लिए। अब हम चौथी राशि यानी कि कर्क राशि में मरकरी के प्रभाव को देखेंगे। चौथी और पांचवी राशि में मरकरी को काफी बहुत अच्छा नहीं माना गया है। चौथी राशि यानी कि कर्क राशि में अगर है वो है तो व्यक्ति अननेसेसरी आर्ग्यूमेंट्स कर सकता है, उसके व्यवहार में कमियां आ सकती है, वो बार बार जॉब बदल सकता है,
वो बोलते टाइम बिना कुछ सोचे समझे प्रैटलिंग करता है, बहुत टाइम तक कुछ कुछ बोलता रहता है, कोई सेंस उसकी बातों में नहीं बनता है। अपने ही खुद के रिलेटिव के प्रति वो शत्रुता का भाव भी रख सकता है। अगर वो सिंह राशि में है तो बहुत ज्यादा विजडम उसके पास नहीं होगी, वो झूठ बोलने में भी आगे हो सकता है, उसकी मेमोरी वीक हो सकती है। कुल मिलाकर कर्क राशि और सिंह राशि में मरकरी के प्रभाव बहुत अच्छे नहीं देखे गए। मरकरी उच्च का होता है अपनी छठी राशि यानी कि कन्या की राशि में, तो मरकरी के जितने भी अच्छी क्वालिटीज होती हैं, जो सबसे अच्छा बोल सकते हैं मरकरी का कॉम्बिनेशन होता है, वो इसी राशि में आता है। व्यक्ति वर्चुअस हो सकता है, एलोकेंट हो सकता है, स्किलफुल, फेमस, हर तरीके से व्यक्ति अच्छे ही प्रभाव ये डिलीवर करता है। हम देखते हैं 7वीं राशि में मरकरी का जो प्रभाव है, 7वीं राशि में तुला राशि में। गुरुजी नेक्स्ट स्लाइड। सातवीं राशि में मिला जुला प्रभाव मरकरी का होता है। व्यक्ति को आर्ट्स का नॉलेज हो सकता है, वो आर्ग्यूमेंटेटिव हो सकता है, एबल स्पीकर हो सकता है, लेकिन अगेन नेगेटिव क्वालिटीज में देखें तो वो फिकल माइंडेड, अनस्टेबल माइंड का हो सकता है, फ्रॉड कर सकता है, इस तरीके की कुछ कुछ चीजें कर सकता है। 8वीं राशि में यानी कि मंगल की राशि में मरकरी का होना अच्छा नहीं माना जाता। ये हर तरीके से व्यक्ति को नुकसान ही पहुंचाता है, बहुत सारे ट्रबल, दुख, बहुत सारी मिजरी, डेट्स, गरीबी, सब कुछ ये देने की क्षमता रखता है अगर ये 8वीं राशि में हो। सैगिटेरियस यानी कि गुरु की राशि, धनु राशि में अगर वो है तो ये विजडम और इंटेलिजेंस का अच्छा कॉम्बिनेशन क्रिएट करता है। इंटेलिजेंस जो कि बुद्ध जिसका कारक है, और विजडम जिसका गुरु कारक, इन दोनों का कॉम्बिनेशन से वो एक व्यक्ति बहुत ही अच्छा नॉलेजेबल व्यक्ति बनता है, जो अच्छा स्पीकर बन सकता है, और वो चैरिटेबल भी हो सकता है। फाइन आर्ट्स में भी उसके इंटरेस्ट होते हैं। अब हम देखते हैं 10वीं राशि, 11वीं राशि और 12वीं राशि। इन तीनों ही राशियों में मरकरी को अच्छा नहीं माना जाता है। कैप्रिकॉन और एक्वेरियस यानी कि जो शनि की राशियां हैं, इसमें व्यक्ति अक्सर डल होता है, एनर्जी उसमें कम होती है, उसका जो दिमाग होता है वो भी स्टेबल नहीं होता है, मिजरीज होती हैं, बहुत सारी चीजें वो अच्छी नहीं करता है, उनका भाग्य भी अच्छा नहीं होता है। कोई इन ऑल जो कैप्रिकॉन और एक्वेरियस की राशि शनि की राशि है, उसमें मरकरी अच्छा नहीं है। पाइसेस जिसमें बुध मीन का होता है, उसमें कुछ हद तक मीन का होने के बावजूद वो आदमी कुछ कुछ चीजों में ठीक कर सकता है, लेकिन उसकी भाग्य उसका कभी साथ नहीं देता है, उसका धन लाभ भी बहुत कम रहता है, उसको बहुत ज्यादा अच्छी नॉलेज भी नहीं होती है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि 12 राशियों में अलग अलग राशियों में मरकरी अपने अलग अलग प्रभाव दिखाता है। अब हम लास्ट सेगमेंट में चलते हैं, जिसमें मरकरी के द्वारा जो योग फॉर्मेशन हमारे कुंडली में होते हैं, उनमें से जो मुख्य योग हैं वो है लक्ष्मी नारायण योग, जो कि मरकरी और वीनस जो कि आपस में फ्रेंडली प्लैनेट हैं, उनके योग से बनता है। मरकरी जो कि इंटेलिजेंस, कम्युनिकेशन का कारक है, वेल्थ का कारक है, और वीनस जो है वो लग्जरी का कारक है। इन दोनों से ही कॉम्बिनेशन से व्यक्ति के जीवन में बहुत ज्यादा नेम, फेम, धन, सब कुछ उसको अचीव होता है। दूसरा योग जो कि बुध आदित्य योग है, जो कि सन और मरकरी के कंजंक्शन से बनता है। इसमें इस योग अधिकांश व्यक्तियों के कुंडली में ये योग पाया जाता है, क्योंकि बुध और सूर्य लगभग कुंडली में निकट ही चलते हैं। उस व्यक्ति को बहुत ज्यादा फेम, रिस्पेक्ट, पॉपुलैरिटी, सब कुछ, बिजनेस, सब कुछ हासिल होता है। तो भद्र योग है। भद्र योग एक तरीके का राजयोग है, जो कि मरकरी तब बनता है जब मरकरी 1, 4, 7 या 10 या किसी भी भाव में, इन चारों में से किसी भी एक भाव में, या तो उच्च की राशि में हो या स्व राशि में हो। ये राजयोग व्यक्ति को फाइनेंशियली बहुत ज्यादा स्ट्रांग बना सकता है, बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट, बहुत ज्यादा अच्छा पब्लिक स्पीकर बनाता है उसको। एक योग जो मरकरी में अच्छा नहीं माना जाता है वो है जादत्व योग। ये मरकरी और राहु के कंजंक्शन से बनता है, इस योग को अच्छा नहीं माना जाता है। ये जातक को काफी कुछ फिजिकल प्रॉब्लम दे सकता है, लॉसेस दे सकता है, एंजाइटी दे सकता है, टेंशन दे सकता है। तो हम देखते हैं कि मरकरी के द्वारा बनने वाले अधिकांश योग अच्छे ही हैं, बट कुछ ग्रहों के साथ युति ऐसी होती है जहां पर ये अपना योग सही नहीं देता है। अब मैं इस प्रेजेंटेशन को बुद्ध के बीज मंत्र से समाप्त करना चाहूंगा। ओम राम ब्रीम ब्रह्म स बुधाय नमः। थैंक यू, धन्यवाद। धन्यवाद, बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन।
विष्णु जी आपका बुद्ध के बारे में पूरी क्वालिटी, बुद्ध के बारे में एक जितना भी निचोड़ हो सकता है वो आपने प्रस्तुत किया। और देखिए ये हमारे P2 के छात्र हैं। आप चूंकि अभी सब लोग नए लोग जुड़े हुए हैं, P1 के छात्र इस समय मौजूद हैं, तो आपके सामने कराने का उद्देश्य, आज आपने जितना यहाँ प्रेजेंटेशन अभी देखा कि देखिए कई उद्देश्य हैं। पहली बात तो आपके लिए बुद्ध के बारे में जानना, बुद्ध के बारे में समझना। देखिए जितनी चीजें हमको विजुअल रूप में समझ में आती हैं उतनी किताबों से समझ में नहीं आती। आप किताब पढ़ेंगे, हो सकता है किताब में आपको समझ में आए नहीं आए, लेकिन आज जो प्रेजेंटेशन से कई चीजें आपके दिमाग में बैठ गई होंगी बुद्ध के बारे में। एक बुद्ध ग्रह की अच्छी चीज, अच्छाइयाँ की कुछ नेगेटिविटी। तो ये एक हमारा कारण प्रेजेंटेशन बताने का और आपके संग कंबाइंड करने का कारण यही था कि आपको इससे कम से कम एक नॉलेज मिले। और दूसरा कारण ये था कि आप हम अपने मतलब कहना चाहिए अपने मुंह से बड़ी बात नहीं कहते, लेकिन एक हमारे यहाँ का पढ़ाने का और आईकास का एक तरीका कि एक 6 महीने के भीतर, मैं समझता हूँ विष्णु जी सामने हैं और कोई इससे पहले अगर नॉलेज थोड़ी बहुत रखते होंगे मैं नहीं जानता, लेकिन एक 6 माह के भीतर एक P1 में 6 माह की है उन्होंने, अभी 1 साल P2 में अभी आएंगे, तो उसके भीतर इतनी नॉलेज को गेन करना और उसको फिर यहाँ प्रस्तुत करना। क्योंकि आप भी देख रहे होंगे कि उनके प्रस्तुतिकरण से ऐसा नहीं लग रहा था कि कोई चीज उन्होंने कहीं से देख के उतार दी है और वो देख के बोल रहे हैं। एक प्रेजेंटेशन भी बहुत अच्छी तरीके से कि हाँ नॉलेजेबल प्रेजेंटेशन, जिसको लगता है कि किसी व्यक्ति ने कोई नॉलेज ग्रहण की है और उसको वो किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। तो कम से कम हमको भी खुशी होती है देख के कि आज हमारे जो स्टूडेंट हैं वो इतने कम समय में इस लेवल पर तक आकर और इस चीज़ों को कर पा रहे हैं, बता पा रहे हैं, समझा पा रहे हैं, प्रस्तुत कर पा रहे हैं। और आगे इनको जो भी इस तरह के कार्य दिए जाएंगे तो मैं समझता हूँ वो अच्छी तरह से निभाएंगे। तो पुनः जो है इनके अच्छे प्रेजेंटेशन के लिए बधाई और कामना है कि आगे भी इसी तरह से करेंगे। ठीक है। अब नेक्स्ट में अगर आप लोगों को किसी को P2 वालों को यहाँ रहना है तो रह सकते हैं, अगर लीव कर सकते हैं, अगर इच्छा है तो लीव कर सकते हैं। कुछ मैं बातें अपने P1 के स्टूडेंट से शेयर करना चाहूंगा, अगर रह सकते हैं तो रहिए, कोई बुराई नहीं है। अगर लीव करना है तो लीव भी कर सकते हैं। ठीक है गुरुजी। बाकी जो बाकी प्रेजेंटेशन कब होनी है? 17 को होंगे 17 तारीख को होंगे। नैन जी अपना वीडियो ऑफ कर दें प्लीज। क्लास चलते में जनरल बात चल रही तो ऑन कर लिया करिए, क्लास चलते में वीडियो ऑफ रख दीजिए। देखिए 17 तारीख को जिनके प्रेजेंटेशन रह गए हैं वो 17 को होंगे। और मैं यहाँ पर जितने नए स्टूडेंट हैं उनसे सबसे फिर पुनः आग्रह करूंगा कि 17 को आपके उस पर ग्रुप पे लिंक आ जाएगी, उस दिन भी आप ज्वाइन करिए। आपको सब चीजें, क्योंकि सब प्रेजेंटेशन के सबके प्रयास इसी तरह के रहेंगे अपनी तरह प्रस्तुत करने के, तो उसमें आपको कुछ ना कुछ सीखने को ही मिलेगा, नई चीजें ही प्राप्त होंगी। तो चलिए थोड़ा सा हम आज अपने क्लास के बारे में थोड़ी बात करते हैं। मैं शेयर कर रहा हूँ। स्क्रीन शो हो रही है? आप लोगों को स्क्रीन दिख रही है क्या? जी सर दिख रही है। देखिए कल जब मैंने बात की थी, एक जनरल जब आपसे बात की थी कि हम कुंडली बनाएंगे तो कुंडली बनाने के समय हमको बेसिक कुछ चीजें समझना पड़ेंगी, समय के बारे में, स्थानीय समय के बारे में, है ना। तो उसी के बारे में आज थोड़ा सा एक चैप्टर है, जैसे स्थानीय समय क्या होता है। जैसा हमें मालूम है, हमको विदित है कि पृथ्वी के पूर्वी भागों में सूर्य सबसे पहले दिखाई देता है। हम कहते भी हैं कि जो है सन राइजेज इन द ईस्ट। तो पृथ्वी के पूर्वी भाग में जब सूर्य पहले दिखाई देता है और पृथ्वी के घूमते रहने के कारण जैसे जैसे पश्चिमी भाग,
पूर्व की ओर क्रमशः आते जाते जाएंगे, वैसे वैसे उन भागों में भी सूर्य क्रमशः दिखाई देता रहेगा। तो हम जानते हैं कि पृथ्वी अपनी धुरी पर 360 डिग्री का एक चक्कर लगाने में 24 घंटे लेती है। ये तो हमको सबको मालूम है बेसिक। तो अगर हम इस तरह देखें कि 24 घंटे जो ले रही है, 24 को अगर मल्टीप्लाई करें 60 से, तो होते हैं वो 1440 मिनट। ठीक है, अर्थात पृथ्वी अपनी धुरी पर 1 डिग्री घूमने में कितना समय लेगी? अगर हम 1440 को 360 से डिवाइड करें तो आता है 4 मिनट। तो पृथ्वी अपनी दूरी पर 1 डिग्री पर घूमने में कितना समय लेगी? 4 मिनट का। जैसा आपको यह चित्र में दिख रहा है, तो यहाँ पर जैसे दिखाया है कि ये जो डिग्री दिखा रहे हैं और इस डिग्री में डिफरेंस में ये 4-4 मिनट का डिफरेंस दिखाया गया है। तो हमको एक चीज यहाँ पर समझ में आई कि वो समय लेगी लगभग 4 मिनट का 1 डिग्री घूमने में। ये हमारी कैलकुलेशन में काम आएगा, ये बेसिक है। जब हम कैलकुलेशन करेंगे, कैलकुलेशन सीखेंगे, तब हमको ये चीजें समझ में आएंगी। अब आता है जैसे LMT, जिसको हम बोलते हैं लोकल मीन टाइम। ये वर्ड आपके में अभी बहुत काम में आएगा। LMT फुल फॉर्म है इसका लोकल मीन टाइम, स्थानीय औसत समय, स्थानीय समय। तो जैसा मैं कल बता रहा था कि जब जातक का जन्म होता है, तो जातक के जन्म के समय जो उसका स्थान है, उसके आधार पर उसके लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड सब डिफरेंट हो जाते हैं। तो और उस लैंगिट्यूड लैटिट्यूड डिफरेंस होने के कारण समय में कहीं ना कहीं परिवर्तन आ जाता है। तो स्थानीय औसत समय जिसका निर्माण सूर्य के क्रमशः उदय होने के और पृथ्वी के गोलाकार होने से और पृथ्वी के घूमने से होता है। तो किसी स्थान का यथार्थ समय अथवा उसका स्वाभाविक समय जो होता है, कोई भी एक स्थान का समय उसका यथार्थ समय होगा, एक्चुअल टाइम, या स्वाभाविक समय होगा, और यह प्रत्येक स्थान का अलग अलग होता है, मतलब डिफरेंट होगा। तो किसी भी स्थान के अक्षांश, वर्ड आएगा यहाँ पर अक्षांश, इसको बोलते हैं हम लैटिट्यूड, और देशांतर जिसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूड, है ना। लैटिट्यूड माने लेटा हुआ, ऐसे मान लीजिए अक्षांश, तो वो ऐसा होगा, पैरेलल में होगा, और देशांतर कोणीय होगा, वो लॉन्गिट्यूड होगा। तो 2 वर्ड आपको याद रखना है, अक्षांश और देशांश या देशांतर। तो देशांतर से हमको समझ में आ रहा है हिंदी में, अक्षांश से समझ में क्या आ रहा है? कोई ना कोई अक्ष का अंश, अंश माने डिग्री, अक्ष माने क्या होता है? कोई एक पर्टिकुलर, कोई एक लंबवत या कोई अक्ष, या तो उसका अंश, वो हो गया लैटिट्यूड। और देशांतर समझ में आ रहा है, देश का अंतर। देश का अंतर मतलब कहीं ना कहीं प्लेस का कोई डिफरेंस, उनमें डिफरेंस, तो वो हो गया लॉन्गिट्यूड। तो ये 2 चीज हम समझेंगे। तो यहाँ यहाँ जो चीजें समझ में आएंगी उनके कुछ मीनिंग है, उनको मैं समझाना चाह रहा हूँ, जो हमको आगे चल के काम में आएंगे। तो जब स्थानीय समय की बात चल रही है, तो हम पहले यहाँ पर मानक समय समझेंगे कि मानक समय क्या होता है, स्टैंडर्ड टाइम। तो जैसे मैंने आपको अभी बताया कि स्थानीय समय प्रत्येक स्थान का अलग अलग होता है। तो समय की समानता के लिए ही मानक समय की अवधारणा विकसित हुई। क्या होता है कि जब समय किसी जमाने में, आज से कई वर्षों पूर्व, जब समय मानक समय नहीं बनाया गया था, तब बड़ी दिक्कत होती थी। किस चीज में दिक्कत होती थी? जब सबका समय एक ही रहता था, तो किसी की कैलकुलेशन करने में, जैसे मान लीजिए ट्रेन चल रही है, ट्रेन का टाइम है, अब कोई ट्रेन एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा रही है, तो वहां पर उसके स्थान के कारण, या एरोप्लेन एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा रहे हैं, या मौसम या उसकी चीजें हम याद कर रहे हैं, तो वहां पर समय की विविधता के कारण, समय जब एक था, समय का मानक समय नहीं था, तो उसके चक्कर में वो चीजें बड़ी ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट हो जाती थी, समझ में नहीं आती थी। तो इन सब चीजों का निराकरण के लिए एक मानक समय का अवधारणा की गई, स्टैंडर्ड टाइम की। तो हर जगह का एक मानक समय बनाया गया।
तो वो कैसे किया गया देखिए। वर्ष 1906 में कब किया गया, 1906 1906 में 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर को भारत की मानक मध्याह्न रेखा के रूप में मान लिया गया। मतलब एक डिग्री जो थी उसको वहां पर उन्होंने माना कि ये हमारी जो हमारा स्टैंडर्ड है वो मानक मध्याह्न रेखा पूर्वी देशांतर में 82 डिग्री 30 मिनट है। मतलब अर्थात 82 डिग्री 30 मिनट पर पूर्वी भूभाग पर जो भी स्थानीय औसत समय होगा उसे ही भारतीय समय मानक समय माना जाएगा। और ये मानक समय कहां पर है, कोई जानता है आप में से? सर इलाहाबाद नैनी में। के पास, ठीक, इलाहाबाद सर नैनी के पास। इलाहाबाद। नैनी के पास, और या अपन कह सकते हैं जो अपना विंध्याचल का जो पार्ट लगता है मुगल सराय जंक्शन के आसपास, उस पूरे एरिया को मानक समय माना गया। वो अपना स्टैंडर्ड टाइम वहां से काउंट किया गया। तो जिस तरह से मानक समय किसी देश का, जैसे हमने अभी हमारे देश का देखा, ऐसे ही हर कंट्री का आया अलग अलग। अब जब कंट्री की बात आ रही है तो कहीं ना कहीं से पूरी पृथ्वी का भी कोई मानक समय होगा, तभी तो आप उससे कंपेयर कर पाएंगे, है ना। जैसे किसी चीज को हम कंपेयर करते हैं तो दूसरी चीज होना चाहिए, तभी तो हम कंपेयर कर पाते हैं। अगर दो चीजें नहीं होगी तो आप दोनों में कंपेयर कैसे करेंगे। तो पृथ्वी के लिए मानक समय माना गया जिसको बोलते हैं हम जीएमटी, ग्रीनविच मीन टाइम या ग्रीनविच औसत समय। तो जिस प्रकार किसी देश के मामले में एक समान समय रखने के लिए उस देश के लिए मानक समय का जन्म हुआ, उसी तरह अंतरराष्ट्रीय मामलों में मानक समय को निर्धारित करने के लिए लंदन के समीप एक ग्रीनविच जगह है, उसके मध्य में गुजरने वाली मध्याह्न रेखा को 0 डिग्री भूभांश अर्थात संदर्भ बिंदु माना गया, रेफरल पॉइंट मान लिया ग्रीनविच के। वहां पर जहां पर ये अंतरराष्ट्रीय मामलों में इसको जो है मानक समय माना, तो ग्रीनविच जो जगह है लंदन के पास, उससे गुजरने वाली मध्याह्न रेखा को 0 डिग्री भूभांश पर संदर्भ बिंदु माना गया। अर्थात इस रेखा पर जो स्थानीय समय होता है उसे ही हम ग्रीनविच समय या जीएमटी कहते हैं। तो जब भी समय की तुलना होती है तो कहां से होती है, जीएमटी से। आपने देखा होगा घड़ियों में जब हम किसी अन्य शहर का, वो अन्य देश का जब समय निकालते हैं तो वहां पर प्लस जीएमटी और माइनस जीएमटी आता है। आप कभी भी अभी मोबाइल में करके देखेंगे, मान लीजिए अभी न्यूयॉर्क में कितने बज रहे हैं, तो वो अपने यहाँ से वो बता देगा कि ये समय क्षेत्र प्लस जीएमटी है कि माइनस जीएमटी है। मतलब तुलना कहाँ से कर रहे हैं हम, जीएमटी से। जैसे अपना समय ग्रीनविच से प्लस 5:30 है, इंडिया का समय कितना है, प्लस 5:30। तो ये ग्रीनविच औसत समय वहां से लिया गया है। तो ये सबसे पहले समय की अवधारणा थी कि मानक समय क्या होता है, ग्रीनविच समय क्या होता है, स्टैंडर्ड टाइम क्या होता है। इसमें कोई डाउट है किसी को? देखिए ये क्लास पूरी मैथमेटिक्स की क्लास है, ये क्लास आपकी गणित की है। चाहे गणित की क्लास हो चाहे कोई सी भी क्लास हो, अगर हम जब तक उसको समझेंगे नहीं तो हमको कोई भी चीज क्लियर नहीं होगी। तो आप हमेशा मेरा कहना यही रहेगा कि क्लास में एक मूक दर्शक की तरह बैठकर ना रहें। कोई भी चीज क्लियर नहीं हो रही है, आप उसको 2 बार 3 बार जब भी चाहे उतनी बार पूछ लें कि हमको यहाँ पर समझ में नहीं आ रहा। हमें बिल्कुल कोई कोई हमारा समय मतलब किसी चीज को आगे बढ़ने का या कोर्स पूरा करने का कोई उद्देश्य नहीं है। आपको समझाना और समझना ये आपका काम है। ये हैंड रेस हुआ है, किस नाम से है आपका, क्या नाम है, DKSNT से नाम से दिख रहा है? गुरुजी मैं दीक्षांत नाम है मेरा। दीक्षांत, अच्छा अच्छा, बताइए। गुरुजी मीन टाइम और ग्रीनविच मीन टाइम ये ऋषि मुनियों ने निकाला है या ये अभी का ही विद्या है कुछ? नहीं, ये अभी की विद्या। मैंने बताया ना 1906 में तो अपने इंडिया में बनाया है। ये एक्चुअली क्या है कि मैंने आपको बताया ना, जब ये प्रॉब्लम आती थी कि समय के अंतराल में जब हम
जैसे मान लीजिए आज के समय में अब कोई व्यक्ति यहाँ से लंदन गया, अब मान लीजिए अगर ये समय का निदान नहीं होता तो पता पड़ा यहाँ तो दिन हो रहा है वहां रात हो रही है, तो सब चीजें डिस्टर्ब हो जाएंगी ना। किसी से आपने व्यक्ति से कहा कि भाई आपको ये नौकरी करना है 8 घंटे की, अब वो नौकरी कर रहा है, वो समझा कि मैं तो यहाँ पर दिन में 8 घंटे के जो अपने इंडियन टाइम है उसके हिसाब से नौकरी कर रहा हूँ, और पता पड़ा वहां पहुंचा और आप बात कर रहे हैं उससे तो पता पड़ा वहां रात हो रही है। तो एक छोटा उदाहरण है। आगे किसी भी प्रकार की कैलकुलेशन में जब ये दिक्कतें आई तो वैज्ञानिकों ने इसका निराकरण करने के लिए ये मानक समय की अवधारणा की गई। तो सबसे पहले जीएमटी का आविष्कार हुआ, जो मानक मध्याह्न रेखा मानी गई। चूंकि देखिए उस समय ज्यादातर अंग्रेजों का राज्य था और कोई भी चाहता है कि जो चीज है वो हमारे यहाँ से चले। मानक मध्याह्न रेखा हो सकता है किसी और जगह से भी गुजर रही होगी, लेकिन चूंकि उस समय वो ज्यादा देश पर उनका राज या कुछ भी कह दीजिए प्रभाव था, तो उन्होंने लंदन, अब देखिए आज नाम है, आज जब भी बात चलती है जीएमटी की तो लंदन का नाम आता है, तो उस जगह का नाम आता है, ग्रीनविच का नाम आता है। आज हम मानक की बात करते हैं तो मुगल सराय या नैनी का नाम आता है। तो वहां पर उसको स्टैंडर्ड माना गया और उस चूंकि वो स्टैंडर्ड थी पूरे अपने कहना चाहिए पृथ्वी के लिए, है ना, भौगोलिक दृष्टि से, तो सब देशों के लिए अलग अलग एक निर्धारण किया गया कि हमारे देश के लिए क्या होगी। उसी के आधार पर हमारे यहाँ का समय और समय का निर्धारण घड़ियां निर्धारित की गई। नहीं तो घड़ियां निर्धारित नहीं होती तो ट्रेन चल रही है यहाँ से और वो पहुंच रही है, पता पड़ा उस समय तो पाकिस्तान और इंडिया एक ही थे, है ना, और वो उस पहुंचने का टाइम कुछ हो रहा है, वहां कुछ और बज रहे हैं, और जब चली थी यहाँ से दिल्ली से तब टाइम कुछ और था। तो इस चक्कर में समय को स्थानीय समय और मानक समय की अवधारणा की गई। क्लियर है? तो गुरुजी ये इससे पहले कैसे होता था, मतलब ऋषि मुनि लोग इसको कैसे कैलकुलेट करते थे, उसके बारे में थोड़ा बताइए ना, ये जो डिफरेंस आता है। नहीं, मैंने कहा ना डिफरेंस, ऋषि मुनि तो बहुत पुराने चले गए। ये तो अपन मैं कई साल पुरानी बात कर रहा हूँ, जब अपने ग्रामीण सभ्यता थी तब तो इतना आना जाना बाहर था ही नहीं ना, तो इन चीजों का डिफरेंशिएट करने का इतना मतलब ही नहीं था, उनको जरूरत ही नहीं पड़ती थी। जब से ट्रेडिशन चालू हुआ, ट्रेड चालू हुआ, व्यापार चालू हुआ, जब एक दूसरी जगह आना जाना चालू हुआ, पहले तो सीमित थे लोग। जब आप अपने ही देश में अपने क्षेत्र में होंगे तो इस समय का इतना ज्यादा डिफरेंस करने का मतलब ही नहीं निकलेगा। अब आप जब दूसरी जगह जाएंगे और जब वहां से व्यापार करेंगे, कुछ काम करेंगे, तब इन चीजों को समझ में आएगा कि ये तो प्रॉब्लम वाला काम है। कोई भी चीज का आविष्कार जो है आवश्यकता की जननी कही गई है। आविष्कार कब होता है? जब आवश्यकता होती है। तो आवश्यकता जब चीज की पड़ी तब उसका आविष्कार किया गया। जब उनको लगा कि नहीं इससे प्रॉब्लम आ रही है तब इसका आविष्कार किया गया, इस पर निर्णय लिया गया कि किस तरह से हम इसका वो करें जिससे एक रूपता है, तब जाके इसका निर्णय लिया गया। उस समय तो इतनी आवश्यकता ही नहीं थी। इससे कोई ऐसा काम नहीं होना कि पहले काम नहीं हो पाते थे, केवल एक मैंने कहा ना कुछ ट्रबल होती थी, प्रॉब्लम होती थी, और कुछ नहीं। जी गुरुजी, वो क्लियर हो गया। ठीक है, तो इस समय जब ये समय की बात आ रही है तो फिर आती है रूपांतरण की बात। इसको आज और थोड़ा समझ लेते हैं, समय का रूपांतरण। तो देखिए किसी भी स्थान पर जब दो निकटवर्ती स्थानों के देशांतर में 1 डिग्री का अंतर उनके स्थानीय समय में 4 मिनट का अंतर कर देता है। अभी हमने देखा था ऊपर कि जब पृथ्वी का 1 डिग्री कोणीय अंतर आता है तो वो 4 मिनट के बराबर होता है। तो इसका मतलब क्या है कि जब स्थान में किसी स्थान में 1 डिग्री का अंतर आ जाएगा तो वहां पर 1 डिग्री में 4 मिनट का अंतर आ जाएगा। मान लीजिए किसी स्थान में 5 डिग्री का अंतर आ गया तो उसके समय में कितना अंतर आ जाएगा? 20 मिनट का। 20 मिनट का। 20 मिनट का। हाँ, सीधी सी बात है। तो ये इससे हमको कैलकुलेशन करने में आसानी रहेगी। तो इसको कैसे करते हैं? जैसे भारत की मध्याह्न रेखा का देशांतर 82-30 पूर्व है, ईस्ट। ध्यान रखिए इसमें पूर्व और पश्चिम दोनों ध्यान रखना है। तो हमारा मध्याह्न रेखा का देशांतर है 82-30 पूर्व।
अब इसके 4 डिग्री से गुणा करने पर हमने इसको 4 डिग्री से मल्टीप्लाई किया, तो देखिए जैसे हम 1 डिग्री में 4 मिनट हैं, इसी प्रकार 1 सेकंड में 1 कला में या विकला में आप इसको जैसे डिग्री और मिनट ले रहे हैं, ऐसे ही हम कला विकला ले रहे हैं, तो 1 कला में 4 सेकंड के बराबर लेंगे। तो यहाँ पर 82 डिग्री 30 मिनट, तो इसको कन्वर्ट किया, 82 को 4 से गुणा किया, कितने आ गए 328 मिनट, और 30 को गुणा किया 4 से, कितने आ गए 120, दोनों हमने जोड़ दिए, तो 328 मिनट प्लस 2 मिनट बराबर कितने आ गए 330 मिनट। 330 मिनट का मतलब क्या हुआ 5 घंटे 30 मिनट, क्योंकि अगर हम इसको घंटे मिनट में कन्वर्ट करें तो 330 को डिवाइड करें 60 से, तो हमारे कितने आ जाएंगे 5 घंटे 30 मिनट। तो भारत के लिए समय क्षेत्र 5 घंटे 30 मिनट प्लस का होगा, चूंकि भारत ग्रीनविच के पूर्व में है इसलिए प्लस में होगा, और जो भी देश ग्रीनविच के पश्चिम में होगा वहां समय क्षेत्र माइनस में होगा। तो हमारा इसीलिए समय क्षेत्र प्लस का 530 है। ये कैसे है 530, ये मैंने आपको बताया, क्योंकि डिग्री से पता पड़ गया वहां पर जब 82-30 है, उसको जब कन्वर्ट किया हमने डिग्री मिनट में तो 5 घंटे 30 मिनट आ गया, तो भारत के लिए निकल के आ गया ये 5 घंटे 30 मिनट, तो ये आपका प्लस का हो गया। और चूंकि ये पूर्व में है ग्रीनविच के इसलिए प्लस में है, और जो पश्चिम में होंगे कंट्री वो माइनस में होगा। इसी प्रकार से जब हम किसी शहर की बात करेंगे तो शहर अगर हमारे 82-30 से पूर्व में होंगे वहां प्लस होगा, और जो पश्चिम में होंगे वो माइनस में होगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए उदाहरण के तौर पर जी ये next- सिर्फ जी हेलो, ये जी। सिर्फ इंडिया के लिए रहेगा ये माइनस और 82 प्लस, या नहीं पूरे सबके लिए ग्लोब रहेगा, के लिए? सबके लिए रहेगा। अभी हम इंडिया की बात कर रहे हैं, मैंने कहा ना इंडिया, अगर किसी कंट्री भारत का में कुछ देखना है तो अगर इंडिया ग्रीनविच के पूर्व में, इसलिए अगर हम बात करेंगे ग्रीनविच से तो इंडिया के लिए प्लस आएगा, और कोई कंट्री अगर वो पश्चिम में है ग्रीनविच के तो माइनस में आएगा। देखिए आपका उदाहरण, आपका आंसर इस उदाहरण में मिलेगा। मेक्सिको जो कंट्री है इसका मानक मध्याह्न रेखा का समय क्षेत्र यदि 6 घंटे माइनस में पड़ता है तो इसका देशांतर निकालना है हमको। जैसे तो क्या करेंगे हम, चूंकि समय क्षेत्र माइनस में पड़ता है इसका मतलब क्या हुआ, इसका देशांतर ग्रीनविच के पश्चिम में पड़ेगा। मैंने कहा अगर माइनस में है तो पश्चिम में है, और पूरब में है तो प्लस में है। तो समय क्षेत्र 6 घंटे। अब हम देशांतर निकालने हैं कितनी डिग्री है, तो क्या करेंगे 6 घंटे को हमने पहले मिनट में कन्वर्ट किया तो 360 मिनट आ गए, 6 × 60। चूंकि 4 मिनट में 1 डिग्री के बराबर है तो 360 को हमने 4 से भाग किया तो 90 डिग्री आ गई, तो डिग्री निकल आई। जैसे हमने अभी डिग्री से मिनट निकाले थे, यहाँ डिग्री मिनट से हमने डिग्री निकाल ली। तो मैक्सिको की मानक मध्याह्न रेखा का देशांतर 90 डिग्री पश्चिम में होगा, क्यों, क्योंकि माइनस में है, तो ये पश्चिम में आ गया। ठीक है, अब जैसे प्लस का देखें, बीजिंग जो है, बीजिंग जो कंट्री है चाइना की, इसका समय क्षेत्र 8 घंटे प्लस में पड़ता है, तो मानक मध्याह्न रेखा का देशांतर निकालें। तो 8 घंटे का हमने कन्वर्ट किया मिनट में, कितने आ गए 480 मिनट। अब इसको डिवाइड कर देंगे हम 4 से, क्योंकि 1 डिग्री में 4 मिनट होते हैं, तो कितने आ गए 120 डिग्री। चूंकि समय क्षेत्र प्लस में है तो बीजिंग की मानक मध्याह्न रेखा का देशांतर 120 डिग्री पूर्व में होगा, क्यों, क्योंकि ये प्लस में है, और मैक्सिको चूंकि माइनस में था तो माइनस में निकल आया। तो इस तरह से हम समय क्षेत्र को देखते हैं। चूंकि हम यहाँ अभी हमने वर्ल्ड की कंट्री ली है तो बता दिया कि ये ग्रीनविच से पूर्व में है या पश्चिम में है, और जब हम बात करेंगे इंडिया में ही शहरों की तो कुछ शहर अपने देशांतर से पूर्व में होंगे 82-30 के, और कुछ पश्चिम में होंगे, उसके अनुसार हम प्लस माइनस करेंगे। तो ये आज समय की इकाई क्या होती है, कैसे निकालते हैं, और क्या मानक समय होता है, इसके बारे में मैंने बताया। कोई डाउट हो तो बताइए। आप लोगों ने बुक ले ली है, बुक्स ऑर्डर कर दी हैं? तो फिर ग्रीनविच 0 डिग्री का क्या रोल रहेगा अभी? क्या कह रही हैं, क्या
जो ग्रीनविच जा रही थी ना 0 डिग्री पे, हाँ हाँ जो आप बता रहे थे, उसका हाँ, क्या रोल रहेगा? उसी मैं से तो नहीं अपन समझ। कंपेयर कर रहे हैं। 0 डिग्री रेफरेंस पॉइंट है, 0 डिग्री वहां पर 0 है, वहां से आगे बढ़ रहे हैं। तो ग्रीनविच से 1 डिग्री आगे बढ़े कोई देश आ गया, 2 डिग्री बढ़े कोई दूसरा देश आ गया उसके पूरब में, और पश्चिम में गए ऐसे, तो वो तो 0 डिग्री वहां पर रेफरेंस पॉइंट है, वहीं से अपन रेफरेंस निकाल लें। हाँ सर, मेरी बुक्स आ गई है और जी मेरी, हाँ इंग्लिश में है बुक्स, सारी मिल गई है मुझे। आप देखिएगा उसमें पहले यूनिट में आपका ये ग्रीन मानक समय और स्टैंडर्ड टाइम इसके बारे में दिया हुआ है ना, उसका रिवीजन हाँ कीजिए। हाँ और हाँ इस वाले नोट्स को मैं अभी ग्रुप में शेयर कर दूंगा, आप इसको पढ़ लेना। और मैं 2-3 इसमें आपको होमवर्क में दूंगा निकालने को, शहर का या किसी कंट्री का, वो निकाल कर मुझे अगली क्लास से पहले मेरे व्हाट्सएप पर भेज दीजिएगा, ठीक है? हाँ सर, पर ये पीडीएफ भी शेयर कर देंगे ना आप? हाँ मैं कर क्योंकि दूंगा ये कर भी दूंगा। क्लियर था। हाँ हाँ। नहीं नहीं बिल्कुल कर दूंगा। चलिए ठीक है, तो आज की क्लास को यहीं विराम देते हैं सर्वे बंधु के साथ। जो मैंने आज पढ़ाया है इसका रिवीजन कीजिए समय क्षेत्र के बारे में, और अगली क्लास में हम इसी के आगे समय का कन्वर्जन सीखेंगे, जो मैंने बताया था घटी पल और घंटे मिनट का। आज हमने समय क्षेत्र को पढ़ा है, अगली बार हम इसका कन्वर्जन और जो मैंने पढ़ाया है उसका रिवीजन प्लस जो होमवर्क दिया है उसके बारे में बात करें, ठीक है? सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। जय गणपति सभी को।